हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप हम लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। और जो ये क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं, आपके जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, ठीक है। बीएड और डीएलएड दोनों के लिए क्लासेस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे आपको डेली देखने को मिले, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, और कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। और जो आपकी हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस आप सब लोग टाइम से जुड़िए, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। जो क्लासेस का टाइम टेबल है इसको याद करके रखिए, ठीक। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट आपको दिया जाता है, और जो आपका क्लास का पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है रेगुलर बेसिस का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो भी आपका एग्जाम का अपडेट होगा यहाँ पे दिया जाएगा, तो फटाफट आके आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि जिसने भी अभी तक बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड वालों का, जाकर फटाफट फॉर्म भर लीजिए। उसका जो लास्ट डेट है 3 मार्च का है, ठीक है। तो इतने याद रखिएगा। और जिसको लेट फीस के साथ भरना है उसका जो डेट है 10 मार्च तक है, ठीक है। तो लेट क्यों भरना है, जिसको भरना है अभी भर के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और बाकी स्टेट का भी जैसे ही फॉर्म आता है आपको देखिए टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाके हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लेते, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा है। 51 नंबर से आपकी क्लासेस है। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष जो है हस्तगत किया, बताइए। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष जो है हस्तगत किया है साथियों। 1426 में, 1510 में, 1524 में, या 1556 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा को जो है 1510 ईस्वी ईस्वी में जो है हस्तगत किया था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उन्होंने लगभग 450 साल तक शासन किया, 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। गोवा को जो है पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 52 नंबर है। क्या देगा, साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था, बताइए। साहू को जो है मुगल कैद से किसने मुक्त किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए साहू को जो है मुगल के कैद से मुक्त किया था शहजादा आजम ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र शहजादा आजम ने जो है 1707 ईस्वी में साहू को जो है मुगल के कैद से जो है मुक्त कर दिया था, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़िए आपका, देखिए 53 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया था, बताइए। किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में जो है व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका, क्या क्या दिया गया पहले। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी कि चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को जो है छोड़कर सब जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। क्लियर है। जो आपका सी बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, चार्टर एक्ट 1813 वाला, 1833 वाला नहीं, ठीक है। क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। किसे जो है मानववाद का जनक समझा जाता था, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसे जो है मानववाद का जनक समझा जाता था, इसका सही उत्तर क्या हो, देखिए। मानववाद का जो जनक है आपका राइट आंसर साथियों पेट्राक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। फ्रांसेस्को पेट्राक को जो है मानववाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। पेट्राक एक आपके इतावली कवि, विद्वान और दार्शनिक है, ठीक है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से पुनर्जागरण
सत्तावाद की जो है नींव रखी थी। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 55 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान की पांडु लेखन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बताइए। भारतीय संविधान के पांडु लेखन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान के पांडु लेखन कमेटी के चेयरमैन आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पांडु लेखन कमेटी को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 56 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादन का साधन नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादन का साधन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिकित्सा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चिकित्सा जो है आपका उत्पादन का साधन नहीं है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। उत्पादन के साधन आपके भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक एवं उद्यमशीलता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा है, बताइए। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बेंथम ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। दिया गया कथन जो आपका बेंथम का है, उन्होंने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया। उन्होंने उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 58 नंबर है, किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, बताइए। किसने कहा है कि विश्व जो है प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों यह जो है आपका मार्क्स ने कहा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। दिया गया कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, मार्क्स जो है द्वैतवात्मक पद्धति में विश्वास रखते थे। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने विकास की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 59 नंबर, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने, बताइए। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, इसका सही उत्तर क्या होता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है आपका जीन जैक्स रूसो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जीन जैक्स रूसो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है कि मनुष्य ने अपने सभी अधिकार समान इच्छा में विलीन कर दिए हैं। इसी समान इच्छा को जो है संप्रभुता कहते हैं, क्योंकि यह राज्य की सर्वोच्च सत्ताधिकारी अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे डेविड हेयर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कलकत्ता में सन 1817 ईस्वी में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने राजा राम मोहन राय के समर्थन से की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 61 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था, कब, बताइए। कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का जो है प्रस्ताव पारित किया था, तो आपका सही उत्तर साथियों कराची अधिवेशन में, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का जो है प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 62 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है। निम्नलिखित में से पूर्व पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पूर्व पूरा पाषाण काल से जो है आपके हेमो इरेक्टस यानी कि खड़ा और सीधा मानव। ठीक है, खड़ा और सीधा मानव संबंधित है। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है आपका 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच का था। ठीक है, इस काल को जो है अधिकांश हिस्सा हिम युग से गुजरा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल से आपका खड़ा मानव या तो सीधा मानव जो है संबंधित है, जिसको होमो इरेक्टस कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो नौ पाषाण काल से को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो आपका नौ पाषाण काल को दर्शाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे चिरांद, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दिए गए विकल्पों से चिरांद जो है आपका नौ पाषाण काल से संबंधित है। यह जो है
भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। इस स्थल से हड्डियां, पत्थर के औजार एवं गेहूं की बालियां आदि प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इनके बारे में। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 64 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, बताइए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था साथियों। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर मोहम्मद हबीब ने किया था। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 65 नंबर है। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी, बताइए। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा निम्न से किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, वर्ग विहीन समाज का अर्थ है ऐसा समाज जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक वर्ग में जन्म नहीं लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 65 नंबर है। जन रीतियां होती हैं क्या, बताइए। जन रीतियां आपकी क्या होती है। सामाजिक क्रिया होती है, सामाजिक संस्था होती है, सामाजिक प्रतिमान होती है, इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए जन रीतियां आपकी क्या होती हैं, तो जन रीतियां जो आपकी होती हैं साथियों सामाजिक प्रतिमान होती है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जन रीतियां स्वतः पैदा होने वाला एक सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक जन रीतियां सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी रहती हैं। मैकाइवर के अनुसार जन रीतियां जो है समाज के व्यवहार की स्वीकृत रीतियां होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 67 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, बताइए। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हिंदू विवाह जो है आपका एक धार्मिक संस्कार है साथियों। तो आपका राइट आंसर साथियों ये आपका जो कहा है के एम कपाड़िया ने कहा है। जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। 68 नंबर बताइएगा व्हाट इज सोशलॉइज नामक पुस्तक के लेखक को बताइए। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम बताना हमको। ठीक है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो एलेक्स इंकेलस। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जो है चित्रित करने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। कौन सा, ऐतिहासिक मार्ग है, अनुभविक मार्ग है और विश्लेषणात्मक मार्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 69 नंबर। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन आपका साथ है मैकावर और पेज का है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन जो है मैकावर और पेज का है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उनके अनुसार जो है समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, सत्ता, विभिन्न समूहों, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि की एक व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर। बताइए गाइडेंस में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था। मैंने आपको बताया था इसका सही उत्तर बलवंत राय मेहता कमेटी का जो गठन है कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर 1957 में हुआ था। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन जो है संस्था नहीं है। ठीक है, विवाह, परिवार, धर्म और भवन। तो आपका यहाँ पे जो भवन दिया गया, भवन आपका यहाँ पे संस्था नहीं होता। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, विवाह, परिवार एवं धर्म जो संस्था के उदाहरण है। संस्था वह कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य सीमित या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 72 नंबर। पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, बताइए। पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों मोक्ष है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है। ठीक है, चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है तथा मोक्ष है। ठीक है, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 73 नंबर। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन, बताइए। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता की बात करें साथियों, कौन है? तो आपका श्याम चरण दुबे, यानी कि SC दुबे जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही तो ठीक है। श्याम चरण दुबे, SC दुबे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 74 नंबर। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, बताइए। एगमार्क एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो एगमार्क एग की बात करेंगे तो आपका भारत में लागू किया गया था वर्ष 1937 ईस्वी में, जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एगमार्क एक्ट जो है भारत में वर्ष 1937 में लागू हुआ था, ठीक है। एगमार्क का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, ठीक है। यह उन कृषि उत्पादों पर लिखा जाता है जिनकी गुणवत्ता सरकार की विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जांच लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 75 नंबर है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बताइए। आलू का, चावल का, गन्ना का, गेहूं का। तो आपका राइट आंसर साथियों चावल का, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अन्य सभी फसल जो है आलू, गन्ना और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 76 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है झांसी जिले में बेतवा नदी पर अवस्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रमुख बांध कौन कौन से, ठीक है। रिहंद बांध जो आपकी रिहंद नदी पर है, ठीक है। इचारी बांध जो आपका देखिए तोंस नदी पर, और गंगोह बांध जो आपका केन नदी पर है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 77 में क्या देगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए, ठीक है। क्या दिया गया है? सूची 1 में और सूची 2 में, देखिए पहला दिया गया आपका राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान स्थित है आपका लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल पंप सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका स्थित है साथियों सहारनपुर में स्थित, ठीक है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान स्थित है कहाँ पर? तो देखिए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संधान की बात करें आपका कानपुर में स्थित, ठीक है। क्लियर। और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संधान कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो 2 1 4 3 आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा, जो पहला वाला कूट दिया गया है, कूट भी आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इनके बारे में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग फटाफट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपका देखिए 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 78वां। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नाम दवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इनके बारे में। असम में कौन सा है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 79 नंबर है। नौदा टोली किस राज्य में स्थित, बताइए। नौदा टोली जो है किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए नौदा टोली जो आपका एक प्रागैतिहासिक स्थान है, या मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा नदी के दोनों ओर स्थित है, ठीक है। तो आपको जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इस पूरा स्थल का उत्खनन जो है HT सांकलिया के नेतृत्व में वर्ष 1952 से 1957 के बीच जो है किया गया था, ठीक है। नौदा टोली का। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 80 नंबर है। क्या देगा? एलिफेंटा के लिए प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, बताइए। एलिफेंटा के लिए एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को जो है काट कर, ठीक है, बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय है किसको जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रकूटों को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर राष्ट्रकूटों ने मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अपार योगदान मूर्ति कला में है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है 7 गुफाओं का एक संग्रह है। यहाँ स्थित भगवान शिव के 3 मुख वाली
त्रिमूर्ति जो है राष्ट्रकूटों का शाही प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 81 नंबर उत्तर दीजिए का आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया पहले, इन इनुइट लोग पाए जाते हैं कहाँ बताइए, इनुइट लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इनुइट लोग जो आपका स्वीडन में नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका, अच्छा नहीं पाए जाते हैं ना, इनुइट लोग नहीं पाए जाते कहाँ पर, तो स्वीडन में नहीं पाए जाते, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, बाकी इनुइट लोग जो आपका ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अलास्का, रूस के बर्फीले आर्कटिक इलाके में जो है रहते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 82 नंबर क्या दिया गया है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था बताइए। आंध्र प्रदेश जो आपका एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे वर्ष 1953 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। ठीक है, क्लियर है। मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता पुट्टी श्री रामलू के आमरण अनशन के बाद हुई मृत्यु की वजह से सरकार पर एक नए राज्य के गठन का दबाव था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद जो है केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में पहली राज्य पुनर्गठन का जो है आयोजन बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है बताइए। शुद्ध निर्यात किसके बराबर है, शुद्ध निर्यात जो है आपका बराबर है कुल निर्यात माइनस कुल आयात के बराबर में। ठीक है, शुद्ध निर्यात होता है, शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है, तो शुद्ध निर्यात जो होता है आयात माइनस निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। ठीक है, निर्यात बराबर क्या हो जाएगा, तो निर्यात माइनस आयात के बराबर आपका शुद्ध निर्यात होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश की कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर क्या देगा, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत बताइए। परिवहन संचार वाणिज्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपके आते हैं तृतीयक गतिविधियां के, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्या दिया गया है, मुद्रा एवं वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय सलाहकार एवं अभिकर्ता निम्न में से कौन बताइए। मुद्रा एवं वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय सलाहकार एवं अभिकर्ता कौन होता है। आरबीआई होती है, नाबार्ड होता है, एसबीआई होती है, वित्त मंत्रालय होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे आरबीआई, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक जो मुद्रा और वित्तीय मामले में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 86 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है बताइए। निम्न में से कौन जो आपका जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिंदा पीर के नाम से आपका जाना जाने वाला मुगल बादशाह था औरंगजेब, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। मुगल शासक औरंगजेब को उसकी सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों द्वारा उसे जो है जिंदा पीर कहा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 87 नंबर क्या देगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पर डेथ वैली कहाँ पर अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका की, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका एड्रेस है कैलिफोर्निया राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में स्थित नेवादा राज्य के पास स्थित है। ठीक है, और 225 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म एवं शुष्क स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर, बताइएगा आइटम से क्या हो जाएगा। निम्न विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कहाँ पर बताइए। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा कजाकिस्तान में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो होगा विश्व में कजाकिस्तान है। यहाँ पर जो आपका 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है। ठीक है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 39.3% है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 89 नंबर, संपत्ति का पात्रता यानी कि
हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए। संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नॉजिक ने, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का पात्रता यानी कि हकदारी सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी कृति एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में प्रतिपादित किया है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है आपका नौरुदारवादी दृष्टिकोण का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 90 नंबर। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए नामांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया जाए? बताइए। धर्म पर, भाषा पर, वर्ग पर या जाति पर? तो आपका राइट आंसर साथियों जाति पर, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग के ने जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जो है जाति पर अधिक जोर दिया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 नंबर। क्या दिया गया है? यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? बताइए। यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों आपका किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृति और घोषित किया था। ठीक है, इस घोषणा से राष्ट्रों को जो है प्रेरणा और मार्गदर्शन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं हमको ये बताना है ना। देखिए, जो देगा वत्सल कौशाम्बी, ये आपका सही है। ठीक है, वत्सल कौशाम्बी आपका सही है। मत्स्य आपका विराटनगर, ये भी सही है। आपका अंग आपका चंपा, ये भी सही है। लेकिन कौशल जो वर्तमान में फैजाबाद यानी कि फैजाबाद अयोध्या जिले के रूप में है। ठीक है, तो कौशल का जो आपका दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो आपका सील विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौशल जो है वर्तमान में फैजाबाद अयोध्या जिले के रूप में है। ठीक है, उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती थी। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, और जो आपका दिया गया है क्या? अहिच्छत्र, ये जो है आपकी किसकी राजधानी थी? तो आपके पांचाल देश की राजधानी। ठीक है, अहिच्छत्र जो है आपकी पांचाल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी नहीं थी। ठीक है, कौशल देश की राजधानी आपकी क्या थी? फैजाबाद यानी कि अयोध्या थी। ठीक है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा? बताइए। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है? तो देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों कानून, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका एडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था किसे? बताइए। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आइडिया होगा नेस्फील्ड ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में जाति किसी व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार विकसित होती हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 95 नंबर। सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, सामान्य इच्छा सिद्धांत की बात की जाएगी तो आपका दिया था साथियों किसने? तो रूसो ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस सिद्धांत द्वारा जो है रूसो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक सत्ता में जो समन्वय का प्रयास किया कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 96 नंबर। क्या देगा? दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका महाराष्ट्र राज्य में, जो आपका दिया गया वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दलित पैंथर मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। दलित पैंथर एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जो दलितों में प्रबोधन लाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना जो आपको 1972 में नामदेव दसाल एवं जेवी पवार ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर। भारत में योजना आयोग जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था? मैंने आपको बताया था नीति आयोग जो आपका देखिए 2015 में योजना आयोग की जगह पर आया था। तो योजना आयोग जो आपका कब स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर क्या? देखिए, योजना आयोग जो आपका स्थापित हुआ था 1950 ईस्वी में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। ठीक है, यह भारत की एक सलाहकारी संस्था है। जनवरी 2015 में इससे जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे क्या दिया गया 98 में। भारत में आकस्मिकता निधि किसके द्वारा किसके अधिकार में रखी गई थी? बताइए।
भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति के। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में आकस्मिकता निधि का उल्लेख जो अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि जो है राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, ठीक है। और इससे देश की आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा सरकार का को प्रबंध उपलब्ध जो है कराया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 99 शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, शीत युग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है अमेरिका के राजनेता बर्नार्ड बरूच ने वर्ष 1947 में किया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वर्ष 1945 से 1989 तक अमेरिकी और सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों के लिए जो है हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो आपका राइट है हकीम खानसूर। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो विकल्प आपका सही है। हल्दी घाटी के युद्ध यानी कि जो का 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति आपका हदीम खान सुर नामक एक आपका अफगान था, जबकि मुगल सेना का सेनापति आपका मान सिंह था, ठीक है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।